आज हम लोग बात करेंगे भारत में शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास था वो किस तरीके से, उसके बारे में क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो जब भारत देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा का जो प्रभाव था उसमें बहुत सारे चेंजेज हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन का तो एक माध्यम था ही, मनोरंजन के साथ साथ इसके लिए भारत सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं बनी जो एक डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे शुरू हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट था वो आज़ादी के बाद से शुरू हुआ। क्लियर है? आप यहाँ पे देखेंगे ये खेलते हुए खिलाड़ी, वॉलीबॉल का यहाँ पे गेम चल रहा है। तो वॉलीबॉल की अगर हम बात करते हैं तो वॉलीबॉल के अंदर एक एक टीम के अंदर 6 खिलाड़ी खेलते हैं। कई बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर गेम के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत में शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास है वो क्या है। तो ये यहाँ पे 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि 1947 में इंडिया क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से। और आज़ादी के बाद भारत में फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का जो क्षेत्र था उसमें बहुत अलग अलग तरीके से चेंजेज हुए। यानी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जब आज़ादी के बाद खेलों को खेलने का जो आनंद था, जब आज़ाद हो के लोग खेलते हैं तो आप समझ सकते हैं शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं, कई ऐसे प्रोग्राम थे जो क्या किए गए, शुरू किए गए। ये खेलते हुए खिलाड़ी आप यहाँ देख पाएंगे। तो कई ऐसे प्रोग्राम थे जो यहाँ पे क्या किए गए, स्टार्ट किए गए। दूसरा, उसी समय पे कई सारी कमेटियों के गठन किए गए थे। तो उसमें से एक ताराचंद कमेटी भी थी। ताराचंद कमेटी 1948 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और ये कमेटी देश में फिजिकल एजुकेशन की रिक्रिएशनल एक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए कई तरीके से अपनी पेशकश उन्होंने यहाँ पे रखी। इसके अंदर सेंटर में फिजिकल एजुकेशन की जो मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने वाली बात थी, एक मनोरंजनात्मक जो बात थी, उसकी भी यहाँ पे इन्होंने क्या की है, एक स्थापना, उसको यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। ये ताराचंद कमेटी के अंदर हुआ था कि भाई खेलों को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए ताराचंद कमेटी में ये बैठे हुए लोग यहाँ पे ताराचंद कमेटी के अंदर आप देख रहे हैं मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पे हैं। और ये इसकी अध्यक्षता यहाँ पे की जा रही है। ताराचंद कमेटी 1947 क्या हुआ, गठन हुआ। और इस कमेटी ने देश में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन, यानी कि आप खेलों के साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं, मनोरंजन, मनोरंजन के विकास के लिए कई सिफारिशें की। कई सारी ऐसी इन्होंने, इस कमेटी ने चीज को रखा कि इसके ऊपर ये चीजें होनी चाहिए, जिसमें केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल किया गया था। तो ये सारी की सारी यहाँ पे चीज़ों को क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था और इनको शामिल भी किया गया था। दूसरा अब हम यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय सलाह का जो बोर्ड था इसका गठन 1950 में किया गया था। ये आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, सत्यमेव जयते, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, यानी केंद्रीय सलाह का बोर्ड। और इसका गठन कब हुआ था, 1950 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कमेटी के अंदर किस प्रकार के सुझाव आपके सामने आप देख पा रहे हैं। पूरी कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, कमेटी के अंदर किस तरीके के सुझाव यहाँ पे रखे जा रहे थे। तो इस कमेटी के सुझाव पर सरकार ने क्या किया, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा जो आपका यूनिवर्सिटी है, आज संस्थान है, ग्वालियर को एक आदर्श शारीरिक शिक्षा संस्थान के रूप में इन्होंने खड़ा करने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया। कौन सी कमेटी के अंदर, इस कमेटी के अंदर क्या सुझाव किया गया,
इस कमेटी के अंदर सुझाव किया गया कि इस कमेटी के सुझाव पर सरकार ने लक्ष्मीबाई LNIP जिसे आप बोलते हैं LNIP ग्वालियर में एक आदर्श शारीरिक शिक्षा संस्थान के रूप में क्या किया गया, इसको जन्म दिया गया, यानी इसको यहाँ पे खड़ा किया गया। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि जो स्वास्थ्य मंत्री इस समय की जो थी वो थी अमृता कौर। तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, इंडियाज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। अब राजकुमारी अमृत कौर के बारे में अगर बात करते हैं तो ये टेनिस की खिलाड़ी थी और 1953 ईस्वी में खेलों के माध्यम से इन्होंने एक कोचिंग स्कीम को इन्होंने खड़ा करने के उद्देश्य से कई खेलों और क्रीड़ाओं को खिलाड़ियों के लिए एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देने का कार्य इन्होंने शुरू कराया। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, और ये किसकी खिलाड़ी थी, टेनिस की खिलाड़ी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली भारतीय स्वास्थ्य मंत्री तो राजकुमारी अमृता कौर। दूसरा क्वेश्चन ये निकल गया है कि ये कौन से खेल को खेलती थी, तो ये टेनिस को खेलती थी। 1953 में खेल एवं क्रीड़ाओं के लिए एक कोचिंग स्कीम, यानी कि खेलों के लिए भी कोचिंग होनी चाहिए। जो कोच होते हैं वो खिलाड़ियों को खिलाएं, उनको समझाएं, उनको रूल एंड रेगुलेशन से अवगत कराएं, हर तरीके से। जो क्या था इसका उद्देश्य था, ये इनका मोटो था। और विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं को खिलाड़ियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, यानी कि इनको ट्रेनिंग देना। इनको क्या देना, ट्रेनिंग देना, यही क्या था इनका मोटो था। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की क्या भूमिका रही। 1954 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता हुई और बहुत सारे जो खेल संगठन थे उनमें अध्यक्ष एकत्रित हुए। सारे खेल संगठनों के अध्यक्षों को बुलाया गया और उसमें प्रथम अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा जो है थे, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत में आज़ादी के बाद खेलों के लिए किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। तो दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है, ये कथन किसका था, मौलाना अब्दुल कलाम। 1954 में मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और अलग अलग खेल संगठनों के अध्यक्ष इसमें आए, यानी कि डिफरेंट गेम, और उनके अध्यक्षों को यहाँ पे बुलाया गया। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वे थे जनरल KM करियप्पा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे KM करियप्पा। नेक्स्ट आगे देख लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ये था कि अलग अलग खेलों के जो संघ हैं उनको इंटरनेशनल इवेंट्स और इनके जो प्रोग्राम्स हैं, जो कार्यक्रम्स हैं, उनके विषयों में केंद्र सरकार को सूचित करना, यानी केंद्र सरकार की सहभागिता उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनके उद्देश्यों की। तो विभिन्न खेल संघों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी इंटरनेशनल इवेंट्स की यहाँ पे बात चल रही है, तथा इसके कार्यक्रमों के विषय में केंद्र सरकार को क्या किया जाना चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की बीच में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खेल आप करवा रहे हैं उसके लिए क्या जरूरी होता था, फंडिंग जरूरी होता था। और फंडिंग कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेंगी। तो राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो चीज़ें होती थी उसमें केंद्र की भी जो है भूमिका होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा। उसके बाद अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी के जो कार्य थे वो क्या थे, इसके अंदर था भारत सरकार की ओर से सबसे अच्छा जो खिलाड़ी है उसको पुरस्कृत किया जाए, यानी कि बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड जो यहाँ पे किसको दिया जाए, खिलाड़ी को दिया जाए। और ये अवार्ड किस नाम से दिया जाना था, अर्जुन पुरस्कार के नाम से दिया जाना था। कई सारी खेल प्रतियोगिता के लिए पूरे पूरे साल के लिए एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया जाए, कार्यक्रम बना दिया जाए कि भाई कब कब कौन कौन से खेल किस किस समय पे होने वाले हैं। ये आप देखेंगे वार्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें लोग बैठते थे, उसके ऊपर डिस्कशन करते थे भाई किस प्रकार से खेलों को और मजबूत बनाया जाए, मजबूत खेल संस्कृति का विकास किया जाए, और जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करेंगे कोई ना कोई चुनौती तो आएगी ही, तो उन चुनौतियों का समाधान भी यहाँ पे बताया गया है। प्रतिभागी श्री जफर इकबाल पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और श्रीमती अर्चना गोविल कार्यकारिणी निदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, श्री दिनेश कुमार उपाध्याय सदस्य भारतीय पैरालंपिक समिति, और राकेश थपलियाल वरिष्ठ पत्रकार और संचालक। और ये बात है आपकी 17 फरवरी 2017 9:30 बजे रात्रि के समय। चलिए, अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी, कौन सी कमेटी की बात चल रही है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी, जो सलाह देने का कार्य करती है। क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा है कि खेलों की पूरी रेखाओं में अलग अलग कमेटियों को तैयार किया जाता है। प्लानिंग के दौरान कौन कौन सी कमेटी क्या क्या काम करेगी, उसके बाद ही पूरा का पूरा इवेंट्स हैपनिंग होता है, घटित होता है। इसके कार्य, भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दिलवाना, कि जो बेस्ट है, कौन, बेस्ट प्लेयर, इसको कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए, अर्जुन पुरस्कार। और अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं के लिए पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाना, कि कौन कौन सी प्रतियोगिताएं कब कब और कहाँ कहाँ पर आयोजित होनी है। तो ये सारा का सारा काम कौन करती थी, ये कमेटी का कार्य था। अब आप देखेंगे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में क्या था, अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी की जो अचीवमेंट्स थी, वो उपलब्धि थी, वो क्या थी, खेलों के लिए कोचिंग शिविर, के जो बच्चे थे उनको खेलों के लिए क्या किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग देने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। और इनके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए कि बच्चे जहाँ खेले उनका एक पर्टिकुलर स्थान हो, तो स्टेडियम बनाए जाने की भी योजना इसके अंदर रखी गई। तो 7 मई 1961 को पटियाला में NIS इसकी स्थापना की गई और राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये बना दिया गया। देखिए, अखिल भारतीय खेल सलाहकार कमेटी की जो उपलब्धियां हैं, खेल के लिए कोचिंग शिविर तथा स्टेडियम का निर्माण। दूसरा, 7 मई 1961 को पटियाला में NIS स्थापित किया गया और ये राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के रूप में इसको क्या किया गया, बनाया गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे खेल कूद की तदर्थ जांच कमेटी। अब खेल कूद की जांच भी होनी चाहिए, कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पक्ष के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके साथ बेईमाना कर लिया गया। तो उसके लिए एक तदर्थ जांच कमेटी का भी प्रयोग यहाँ पे इन लोगों ने किया। तो एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में की गई थी। यानी खेल कूद के लिए जांच कमेटी, तदर्थ जांच कमेटी कब बनाई गई थी, 1958 में बनाई गई थी। देखिए कमेटी के लोग आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे, ये
कमेटी के लोग हैं जो खेल को देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का किसी के साथ पार्शलिटी ना हो पाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट आप देख पाएंगे तो हॉकी मैच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो राष्ट्रीय खेलों में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ हॉकी मैच को खेला तो स्वर्ण पदक इन्होंने क्या कर दिया था, खो दिया था। तो पूरे भारत के अंदर ऐसा लगने लगा था जैसे कि जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उन सबका एक मनोबल सा टूट गया था। सब लोगों को ऐसे लगने लगा था कि जैसे हमारे जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल भी नकारे हैं, कुछ भी काम नहीं करते थे। यानी भारत के अंदर ये एक झटका सा ऐसा क्या किया गया था, फील किया गया था कि भाई बहुत ही बुरा हो गया। हॉकी मैच की बात कर रहे हैं। एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ हॉकी मैच हुआ तो स्वर्ण पदक को खो दिया था। यानी भारत स्वर्ण पदक को यहाँ पे हार गया था और पूरे भारत के अंदर एक भूकंप सा आ गया था। यानी कि एक शोक हो गई थी चीजें कि भाई भारत कैसे हार गया। वो देश जो खेल स्पर्धा में हॉकी में बहुत ज़्यादा अग्रसर देश है वो कैसे हार गया। 1958 में महाराजा यादवेंद्र सिंह, ये आप देख पाएंगे बड़ी बड़ी मूंछों वाले जो व्यक्ति आपके सामने हैं, यादवेंद्र सिंह, ये इनका नाम था, महाराजा यादवेंद्र सिंह। इनकी अध्यक्षता में एक विशिष्ट कमेटी का गठन किया गया कि भाई खेलों के स्तर को और अच्छा बढ़ाया जाना चाहिए, क्यों हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जिसका जो दायित्व था वो भारत में खेलों का जो लेवल था उसको ऊपर उठाना था, या आप यूं कह सकते हैं कि गिरे हुए लेवल का अध्ययन करना कि भाई ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारी टीम वहां पे परफॉर्मेंस को अच्छे से नहीं कर पाई और क्यों वो हार गए। और उसको ऊंचा उठाने के लिए सरकार को आवश्यक सूचना देना कि भाई गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे कि भाई क्यों हमारे खिलाड़ी को इस प्रकार से सहायता नहीं मिल रही है, उनको अच्छे कोच नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छे स्टेडियम नहीं मिल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए भरपूर साधन नहीं मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर किसका ध्यान खींचने की बात हुई, गवर्नमेंट का ध्यान, सरकार का ध्यान खींचने की बात हुई। तो इसकी इनकी अध्यक्षता में, किसकी, महाराजा यादवेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष थे। एक विशिष्ट कमेटी का गठन किया गया और जिसका जो उत्तरदायित्व था भारत में खेलों के गिरते हुए लेवल का अध्ययन करना और उसे ऊंचा उठाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना, अपडेट देना कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। जुलाई 1958 में डॉक्टर श्री माला जी को, तत्कालीन जो क्या थी, शिक्षक थी, उन्हें अपने भाषण में भारतीय खेल के गिरे हुए स्तर पर चिंता रख दी कि भाई देखो भारत के अंदर संसाधनों का अभाव होने की वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाते। क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है, दम लगा रहा है, लेकिन उसको संसाधन भी चाहिए, उसको कोच भी चाहिए, उसको अच्छा ग्राउंड भी चाहिए। तो उन सब का कहीं ना कहीं हमारे जो जो खिलाड़ी हैं उनको क्या है, अभाव है। जुलाई 1958 में डॉक्टर श्री माला जी जो तत्कालीन शिक्षक थी, उस समय वो शिक्षक थी, उन्होंने अपने भाषण में अपनी बात को रखा और भारतीय खेल के गिरते हुए स्तर पर शोक व्यक्त किया, चिंता जताई कि भाई ऐसा तो इतना बड़ा देश और यहाँ क्या अनर्थ हो रहा है, क्यों यहाँ के खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खेल कूद तदर्थ जांच कमेटी के जो सुझाव थे वो किस प्रकार के सुझाव थे। पहला था, एक केंद्रीय खेल संस्थान का निर्माण होना चाहिए और यहाँ पे किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे आएँ और वो कोचिंग ले, प्रॉपर तरीके से उनको कोचिंग मिलनी चाहिए। अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग प्रकार के कोच होने चाहिए। यही नहीं कि एक ही कोच सारे खेलों को जो है बच्चों को सिखा रहा है, सब खेलों के जो कोच हैं वो अलग अलग होने चाहिए। इसमें जो पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान था, NSNIS, और इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। यानी NSNIS का क्या किया गया, डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पे। केंद्रीय खेल संस्थान का निर्माण कोचिंग के लिए अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि विभिन्न खेलों के विशिष्ट प्रशिक्षक, अलग अलग खेलों के क्या तैयार किए जा सके, प्रशिक्षक, कोच तैयार किए जा सके। यानी कोचों को तैयार करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई।
किया गया। इसके फलस्वरूप पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना हुई और NSNIS इसकी क्या हुई, स्थापना की गई। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे देख लेंगे, खेल कूद तदर्थ जाट कमेटी के जो सुझाव थे वो थे, गांव के जो खिलाड़ी थे, ग्रामीण स्तर के जो खिलाड़ी थे, उनको वहां से उठाया जाए, यानी गांव में जो टैलेंट है उस टैलेंट को निखारा जाए, उसको बाहर निकाला जाए, उनको खोजा जाए, और खिलाड़ियों के लिए एक बैलेंस डाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, उसका आहार, और एक खिलाड़ी की जो डाइट होती है वो काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती है। इसीलिए कोई भी अगर खिलाड़ी है, अगर उसको संपूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो इनका भी उद्देश्य और सुझाव क्या थे, इन्होंने कहा, खेल कूद तदर्थ जांच कमेटी ने अपनी बात को रखा और सुझाव दिए। क्या कहा, पहले नंबर पे उन्होंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनकी खोज की जाए, गांव के स्तर पे जो खिलाड़ी है बहुत अच्छा दमखम दिखा रहा है, उसको खोजो, और खिलाड़ी के लिए संतुलित आहार का क्या किया जाए, प्रबंध किया जाए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा क्या कर सके, इन्हेंस कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को आगे दिखा सके। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, कुंजरू कमेटी, कुंजरू कमेटी किसने, ये आप देखेंगे यहाँ पे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, काम किया, और इन्हीं के नाम के ऊपर इसको कुंजरू कमेटी का नाम दिया गया। 1959 में 1959 में भारत सरकार ने हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में इस कमेटी की स्थापना की, और इसके कार्य सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और शिक्षा अनुशासन, इस तरीके की जितनी भी सारी बातें थी उन सब का सुझाव देना था, यानी कि उन सब पे अपनी राय देना था कुंजरू कमेटी। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे कुंजरू कमेटी का काम क्या था, 1959 में भारत सरकार ने हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में इस कमेटी की क्या की थी, स्थापना की थी। इनका कार्य था सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और विद्यार्थी अनुशासन, स्टूडेंट डिसिप्लिन जैसे विषयों पर अपनी राय देना। सुझाव का मतलब था राय, अपनी राय देना कि भाई किस प्रकार से आप एक अच्छा टैलेंट खेलों को दे सकते हो। तो ये बात रखना इनका क्या था, उद्देश्य था। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कोल कपूर कमेटी। कोल कपूर कमेटी में क्या था, अखिल भारतीय जो यहाँ पे सलाहकार थे इस कमेटी के, वे दो सदस्य है, एक थे MK कोल और दूसरे थे MN कोल। भारत सरकार की ओर से 1960 में रोम को ओलंपिक खेलों में प्रक्षेपों के रूप में भेजा गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे 1963 में कुंजरू कमेटी ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट क्या की, पेश की, और विभिन्न आयोग और उनकी सिफारिशें, यानी बहुत ज़्यादा सिफारिशों के बाद क्या हुआ, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। अब हम बात कर रहे हैं ये जो कोल कपूर कमेटी है, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे कोल कपूर कमेटी में क्या हुआ था, अखिल भारतीय सलाहकार कमेटी के दो सदस्य थे, एक थे MK कोल और दूसरे थे MN कोल। इनको भारत सरकार की ओर से 1960 ईस्वी में 1960 में इनको भेजा गया था रोम के ओलंपिक खेलों में प्रेक्षकों के रूप में भेजा गया था। रोम के अंदर जो क्या हो रहे थे, खेल हो रहे थे, वहां पे इनको क्या किया गया था, प्रेक्षकों के रूप में इनको भेजा गया था। दूसरा आप देखेंगे कोल कपूर कमेटी के जो व्यक्ति थे, इन्होंने अलग अलग देशों में गए, वहाँ के लोगों से मिले, और वहाँ के खेल जो करवाने वाले संगठन थे उनसे उनकी कार्य प्रणाली को समझा, किस प्रकार से आप खिलाड़ियों को यहाँ पे तैयार करते हैं, कैसे आपके कोच होते हैं,
क्या खिलाड़ियों के खान पान की व्यवस्था होती है, किस तरीके के आपके पास में ग्राउंड हैं, तो वो सब चीज़ों का इन्होंने क्या किया, गहनता से अध्ययन किया, एक तरीके से केस स्टडी की कि किस तरीके से हमारा जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ सकता है। और 1961 में इस कमेटी ने अपने सुझाव किसको प्रस्तुत किए, इंडियन गवर्नमेंट को रखे कि हमारे यहाँ का जो खिलाड़ी है वो डेवलप इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसके पास हर एक चीज़ का क्या है, अभाव है। आप यहाँ देख पाएंगे, देखिए कोल कपूर कमेटी के व्यक्ति, इन व्यक्तियों ने अलग अलग देशों का दौरा किया और वहाँ के खेल संगठनों और उनकी कार्य प्रणाली का गंभीरता से क्या किया, अध्ययन किया। और उसके साथ साथ फिर इन्होंने अपने यहाँ की जो चीज़ें थी उनके साथ में इनको मैच करने की कोशिश की, तो बहुत बड़ा डिफरेंस इनको यहाँ पे नजर आया। और 1961 में इस कमेटी ने अपने सुझाव किसको सौंप दिए, भारत सरकार को सौंप दिए कि देखिए ये सारी की सारी खामियां हैं, ये गलतियां हैं जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा भी शिक्षा का एक पार्ट ही होता है और यह अलग शिक्षा के भांति अलग अलग शिक्षण का विषय माना जाए, यानी कि शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के रूप में ही कॉलेजों में, महाविद्यालयों में क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। और ये क्या है, शिक्षा का ही एक पार्ट है, एक अंग है, और यह भी अन्य शिक्षा की भांति शिक्षण का विषय माना जाए। यानी कि जैसे हम गणित की बात समझते हैं, साइंस की बात समझते हैं, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानते हैं, फिजिकल एजुकेशन को भी एक थ्योरेटिकल रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी पुस्तकी ज्ञान के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको क्या दी जानी चाहिए, मान्यता दी जानी चाहिए। उसके साथ साथ छात्रवृत्ति योजना की बात हुई। स्कूल कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है उसको क्या किया जाएगा, विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी खिलाड़ी जो है अपना प्रदर्शन करें। तो छात्रवृत्ति किनको मिलने की बात रखी गई, खिलाड़ियों को। स्कूल कॉलेज लेवल पे जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, यानी स्कूल और कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को क्या मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। तभी तो उनका इंटरेस्ट होगा खेलों की प्रति कि भाई ठीक है चलो हम भी खेलते हैं, हमें क्या मिलने वाला है, वजीफा मिलने वाला है, छात्रवृत्ति मिलेगी। एस.टी. देशमुख कमेटी, और ये कमेटी का निर्माण 1963 ईस्वी में किया गया था। आप पिक्चर में यहाँ देख पाएंगे कि एस.टी. देशमुख कमेटी का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आएगा, एस.डी. देशमुख कमेटी का निर्माण कब हुआ था, तो 1963 में एस.डी. देशमुख कमेटी का निर्माण हुआ था। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके कार्य क्या थे, ये कमेटी के काम क्या थे, तो शारीरिक शिक्षा और खेलों के विद्यालयों, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज, इनके डेवलपमेंट की प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए कि भाई किस प्रकार यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और किस किस चीज की वजह से डेवलपमेंट में कमियां आ रही हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विकास की जो प्रक्रिया थी उसकी जांच की जाए। विकास की प्रक्रिया की क्या की जाए, जांच की जाए। तो ये उसकी जांच करने के लिए ये कमेटी बनी थी। आईओसी कमेटी के अध्यक्ष, भारत के अंदर जो ये आईओसी कमेटी के प्रधान का निर्वाचन इस कमेटी के द्वारा किया जाना था, और प्रधान का निर्वाचन 8 वर्ष के लिए होता है। यानी कि जब आप बात करते हैं आईओसी कमेटी के सदस्यों की, तो इसकी अध्यक्ष, इसके प्रधान का जो निर्वाचन है इस कमेटी के द्वारा किया जाता था। और ये जो प्रधान था, इस प्रधान का जो समय था वो कितना था, 8 वर्ष का समय होता था। 8 साल के लिए इसको क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये आपके सामने क्वेश्चन ये जो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं आप देख पाएंगे कि वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष थॉमस वॉक, आईओसी के अध्यक्ष कौन है, थॉमस वॉक इस समय
प्रेजेंट की हम अगर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लेंगे कि राष्ट्रीय अनुसंधान योजना, यह योजना 24 जुलाई 1954 में कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर दिल्ली में बनाई गई थी। तो ये आप देख पाएंगे राष्ट्रीय खेल योजना इकाई 2, 7 दिवसीय विशेष शिविर। तो यहाँ पे अलग अलग कैंपों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसंधान योजना, यह योजना 24 जुलाई 1954 में कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर दिल्ली में बनाई गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि NFC नेशनल फिटनेस कोर्स, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। जब राष्ट्रीय कोई संकट की बात आती है तो तत्कालीन स्थिति जो थी वो समाप्त हुई और कुंजरू समिति के जो सुझाव थे उन पर NFC का 1965 में क्या किया गया, गठन किया गया। यानी कि NFC के लिए पहले से ही किसने, कुंजरू समिति ने अपनी बात को रखा था कि इस प्रकार से किसी न किसी एक संगठन का क्या हो जाना चाहिए, निर्माण हो जाना चाहिए थे। और ये कब हो गया था, 1965 में, 1965। उसके बाद NSS नेशनल सर्विस स्कीम, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो NSS की स्थापना हुई थी 1969 में। NSS, आप लोगों में से कुछ लोगों ने NSS के कैंप भी किए होंगे। तो NSS की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969। ये आप देखिए यहाँ पे NSS के बैच के बच्चे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की स्थापना कब हुई, तो 1970 और 71 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी खेलों को क्या किया गया, स्थापित किया गया, यानी इनको भी मान्य किया गया। तो इसकी स्थापना 1970-71 में हुई, राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख पाएंगे कि ओलंपिक खेल दो प्रकार से, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।